सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि केटायन टू एनायन रेशियो मिनिमम कब होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। केटायन टू एनायन रेशियो मिनिमम कब होगा? जब केटायन का साइज क्या हो? सबसे छोटा हो। केटायन का साइज क्या हो? सबसे छोटा हो। और एनायन का साइज क्या हो? सबसे बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन बी में दिख रहा है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो इसका केटायन एनायन का रेशियो क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेकंड आईपी लेस देन द फर्स्ट आईपी। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेकंड आईपी क्या हो, लेस देन हो फर्स्ट आईपी, क्योंकि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसकी वजह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा उस पे जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से हमेशा क्या होगा? आईपी ऑफ 1 विल बी ऑलवेज लेस देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 2। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज्ड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस। आपको पता है लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होता है पीरियड में? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। और इसी वजह से क्या होता है? आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट बोल रहे हैं डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक नेचर बढ़ता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मेटालिक नेचर बढ़ता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? वो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या होता है? आपका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। नाउ तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? B2O3 एंड Al2O3 बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड। आपको पता है कि B2O3 तो एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन Al2O3 कैसा ऑक्साइड है? अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करूं तो इट इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सी भी गलत है। डी पर आते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड तो बनाता है, HNO3 आपका बनता है एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से ही, NO2 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक ऑक्साइड तो बना ही नहीं सकता। ठीक है, हालांकि न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड आप क्या याद कर लोगे? न्यूट्रल ऑक्साइड आप याद कर लोगे कि N2O और NO जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है आपका? न्यूट्रल नेचर का होता है। N2O3 एसिडिक नेचर, इट्स नॉट न्यूट्रल। ठीक है, N2O और NO जो होता है, बोरिक एसिड, इट्स अ माइल्ड एसिड, ये बोरिक एसिड बनाता है B2O3। ठीक है, N2O और NO क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं किन केस में क्या होगा? कम होगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से। देखो सारे सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, हाँ सारे सेम ग्रुप के, सेम पीरियड के, मतलब आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे उसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 जो होगा वो हमेशा कम होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 के। सिंपल। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो और 2 कम हो 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या डाउट है अभी? अगर इसके बाद भी डाउट है मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, इसके बाद भी आपके डाउट्स बच जाते हैं तो आप पर्सनली पूछ लो।
ठीक है, क्योंकि तीनों डीपीपी खत्म करनी है आज। एन कौन से ऑक्साइड नहीं बनाता? एन बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता, एसिडिक बनाता है और न्यूट्रल बनाता है। ये आप और अच्छे से समझोगे जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तब। अभी जितना याद कर सकते हो याद कर लो, क्योंकि इधर वेज आपको याद ही करना है। तीनों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बट व्हाट इज नेसेसरी कि आप क्लास में प्रेजेंट रह के और डिस्कशन साथ में अटेंड करो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसको बॉन्ड लेंथ निकालना है एचएफ का। एचएफ को बॉन्ड लेंथ निकालना है और उसको हमें क्या क्या हमें पता है, उसको पता है रेडियस ऑफ एफ पता है कितना 0.37, सॉरी दिस इज रेडियस ऑफ एच एंड रेडियस ऑफ एफ पता है आपको 0.72 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में है दोनों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 5 बोलूं तो ये है 4 और ये है 2.1, ठीक है। और इसमें क्या बताना है आपको, बॉन्ड लेंथ बताना है। तो बॉन्ड लेंथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालोगे, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो बॉन्ड लेंथ आप निकालते हो इन दोनों के रेडियस को ऐड करके, ठीक है, -0.09 और इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब जो भी ज्यादा होगा उसका डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा 5a डिफरेंस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.37 प्लस 0.72 माइनस 0.09 और 4 माइनस 2.1 कितना हो जाता है आपका 1.9, ये हो जाएगा 1.9। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू। आपका आंसर इसमें आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0.9, ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यही क्वेश्चन हमने एक और बार किया था, इससे पिछले वाला जो डीपीपी था सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो चारों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को, तो 3 तो आपकी क्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है जब आप फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए शेल चेंज करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, ठीक है। आगे बात समझ में। Now coming on to question number 3. Question number 3 में क्या बोल रहा है, highest difference between first ionization and second ionization energy will be observed. Highest difference पूछ रहा है first ionization, तो लिथियम होगा। लिथियम क्यों होगा, देखो बेटा लिथियम का एक तो साइज भी छोटा है, सबसे ज्यादा पास में है। अगर हम इसको देखें कि लिथियम क्या होता है आपका 1s2 2s1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको शेल भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से इसका क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और एस का आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एस पी डी एंड एफ का। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोस फैक्टर्स, और एन पे डिपेंड करेगा और इस पे एल पे डिपेंड करेगा। तो इन दोनों फैक्टर पे देखते हुए हमें ये पता लगता है कि लिथियम का जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा। बाकी ऑप्शन में क्या हो सकता है बताओ, बोरॉन में क्या है, बोरॉन में पी ऑर्बिटल आ गया है ना, ठीक है। तो लिथियम ही आपका सही आंसर है। सबसे हाईएस्ट डिफरेंस आएगा लिथियम का। चलो हमें ये देखना है न्यूक्लियस के कितने पास आ रहा है। ये देखो ये तो एकदम न्यूक्लियस के पास वाले से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अब मैं डिस्कशन कराऊंगी। अब देखो 3 डीपीपी ऑलमोस्ट कितने 30-35 क्वेश्चंस हैं, सारे डिस्कस करने में टाइम भी लगेगा। अगर आप पहले से सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ हिंट देना जरूरी होगा, ठीक है, हिंट से ही आप समझ जाओगे। चलो जिन्होंने कर ली उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की सो प्लीज स्टार्ट completing your DPP and submitting it.
चलो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. बेटा मैं हिंट तो दे दूं, लेकिन फिर कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, और डिस्कशन तो सभी के लिए होता है ना, इसलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा सॉल्व कर दूं. सिंपल इसमें क्या देखना है आपने, H माइनस देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके टोटल, और प्रोटॉन 1. ठीक है, और अगर हम O+2 देखें तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 में से 2 और चला गया, कितना 4 बाई कितना 16, 4 बाई 8, सॉरी 4 बाई 8, तो ये हो गया आपका 1/2. Cl माइनस का देखें तो ये हो जाएगा 8/17, मतलब ये क्या होगा 1 बाई डिनोमिनेटर 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा 2 से थोड़ा बड़ा होगा. और अगर हम देखें N3 माइनस में तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, 10. ठीक है, 7 + 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले ना, हाँ ये हो जाएगा आपका 10, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 14. ठीक है, तो ये भी आपकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी. सॉरी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, 8/14, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये डिनोमिनेटर जो होगा ये 2 से थोड़ा कम होगा, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, और सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो 8/7, सॉरी 7 प्रोटॉन है ना. ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसका क्लोराइड आयन. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड. 6th में बेटा क्या समझना था, 6th में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. जी हाँ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और देखो कौन सा न्यूक्लियस के सबसे पास आ रहा है ऑप्शन. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस के सबसे पास आके आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो. हाँ 8th एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखो क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, तो आपको पता है कि क्लोराइड आयन का, क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगा. ठीक है, सर ने अभी मैसेज किया है आपकी 9:30 केमिकल बॉन्डिंग की क्लास होगी, सबने पढ़ लिया. ठीक है, सो टुमारो 9:30 यू विल बी हैविंग योर क्लास ऑन केमिकल बॉन्डिंग. ओके, 9th पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल स्पीशी. सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. आप देखोगे सबका ही क्या हो रहा है आपका, पहले से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसका देखो N माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4. ठीक है, इसका क्या हो रहा है, पहले 2p3 था, अब क्या हो जाएगा इसका 2p4 हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए अनस्टेबल स्पीशी हो जाएगा नाइट्राइल. 8th मैंने बोल तो दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाएगा और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. हाँ जी, जितेंद्र सर ही लेते हैं ना आपकी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास. चलो 10th पर आते हैं. 10th में क्या बोल रहा है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na+ एक्वस इज लोअर देन K+. आपको पता है अगर नॉर्मली देखें कि Na+ आयन क्या होगा, छोटा होगा K+ से, लेकिन अगर हम एक्वस फेज में जाएं, ये है आपका कौन सा, ये आपका 9th था. ठीक है, 10th में आ रहे हैं, तो N+ की क्या होती है, नाइट्रोजन आयन की. ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रेटेड रेडियस देखें तो उल्टा हो जाएगा, तो Na+ क्या हो जाएगा, एक्वस बड़ा हो जाएगा K+ एक्वस से, और मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो छोटा आयन होगा, मतलब इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा इसका यही रीजन है, तो दूसरा रीजन भी सही है, तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका. कमिंग ऑन टू 11th.
ठीक है, थोड़ी अपनी भी स्पीड बढ़ाया करो while the discussion, ठीक है, पहले से पढ़ के आओगे तो आपको भी स्पीड बढ़ जाएगी, ये नहीं कि ये नहीं समझ में आया ऐसे कैसे होगा, ठीक है। देखो 11th पर आते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N इज ग्रेटर देन O, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N इज ग्रेटर देन O। आपको पता है N का क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या मैंने बोला, हाफ फील्ड की वजह से, लेकिन इसमें रीजन क्या दिया है कि Z इफेक्टिव वैल्यू ऑफ O इज ग्रेटर देन N, ये भी बात सही है, ठीक है। N का कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने 7, और O में कितना होगा 8 प्रोटॉन्स, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका रीजन करेक्ट क्या है कि हाफ फील्ड होने की वजह से, सो बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अभी मैंने आपको बोला लिथियम वाले से मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा N उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, एंड SPDF का तो आपको पता ही है, तो N और L दोनों पे डिपेंड करेगा आपका आयनाइजेशन। 10th का रीजन करेक्ट कैसे है, यही तो रीजन दिया हुआ है कि Na+aqueous जो होता है वो बड़ा होता है K+aqueous से, इसीलिए आयनिक मोबिलिटी Na+aqueous की कम होगी, इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, सही रीजन है, नहीं सही है, साइज, आयनिक मोबिलिटी की जब आप बात करते हो तो आप साइज देखते हो, आगे बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13 पर आओ। 13 का देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या होता है 1s2 2s2, एक तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ऊपर से इसका क्या है, इसका साइज भी छोटा है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ O-, जब O- में से एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करते हो तो वो O-2 बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा ही क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। क्यों रहेगा एंडोथर्मिक, क्योंकि मैं रीजन बता देती हूँ, दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक बिकॉज आपको पता है कि ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ठीक है। किसका कॉन्फ़िगरेशन गलत है, 1s2, सॉरी 1s2। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो अकोमोडेट कर लेता है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। तो क्या ये चाहेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो, ये नहीं चाहेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें इसको कुछ लालच देना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देने की वजह से ये जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट की अगर बात करें, तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ S and P आर लेस देन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी S और अगर O की बात करें और P और अगर N की बात करें तो इन सबका साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो S की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और फास्फोरस की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ठीक है। इन एनी पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैस इज हाईएस्ट, ये क्या बोल रहा है, डी स्टेटमेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन ट्रू है, ठीक है। तो इन एनी पीरियड ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 में तो सबका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आपका सबका ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है, इसलिए ऑल रहेगा। अब देखो मैच द फॉलोइंग पर आते हैं,
कौन वाला फैक्टर है जी? सेकंड का आंसर डी है। कौन से सेकंड का आंसर बोल रहे हो? हाँ, सेकंड का आंसर डी है। कोडिंग तो कर लोगे। देखो अब एक ही बात करते हैं, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज किस में होगी? जहां जहां आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बेटा 13 का भी बताया तो मैंने अभी कि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसके एडिशन को वो नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक। 14th का सी पार्ट है Cn माइनस, साइनाइड आयन है, ठीक है। तो 6 प्लस 7 प्लस 1 14। एनर्जी रिलीज देखो कब कब होगी? एनर्जी रिलीज तब तक होगी जब भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। देखो स्टेबिलिटी कहां बढ़ रहा है? सल्फर से सल्फाइड बना रहा है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ा, ठीक है। तो T O माइनस से O-2, मैंने बोला था स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, रिलीज नहीं करेगा, तो क्यों नहीं होगा? स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है। स्ट्रोंशियम आयन क्या कर रहा है कि Sr इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? आपको देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगा। तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका आता है S, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो तो खुशी हो जाएगी क्योंकि इसके स्मॉल साइज की वजह से वो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो निकल जाएगा तो खुश हो जाएगा, ठीक है। अगेन जर्मेनियम जो होता है वो कौन से ग्रुप में होता है? आपका कार्बन फैमिली का होता है, ठीक है। और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा और वो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बी पर आते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब कहाँ कहाँ होगी? तो एनर्जी आपको कहाँ कहाँ देना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्यू में एनर्जी देना पड़ेगा, अभी हमने देखा, ठीक है। और आर में एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आर में इलेक्ट्रॉन निकालने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन अचीव कर रहा है? अगर सी पर आए तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन अचीव कर रहा है? एक तो आपका O-2 कर रहा है, मतलब कौन सा वाला है? वो Q है, ठीक है। और आपका स्ट्रोंशियम भी कर रहा है, तो R। D की बात करें तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका अचीव हो रहा है? एक तो S का अचीव हो रहा है, ठीक है। और एक आपका हो रहा है जर्मेनियम। जर्मेनियम में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ठीक है। P में क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। ए का एस क्यों आया? एस क्यों नहीं आना चाहिए, मुझे आप बताओ पहले। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या हो रहा है? पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड में आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। आप लोग एक ही चीज में रिपीट करते रहते हो, रिपीट कर दो, जबकि मैं सारे चीजें, सारा कॉन्सेप्ट रिपीट ही कर रही हूँ। एनर्जी रिलीज तब होगी जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है या जब स्टेबिलिटी कम हो रही है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात समझ में? यही होता है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब का कंसेप्ट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब आते हैं डीपीपी नंबर 33 पे। आयनाइजेशन एनर्जीज आपको गिवन है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख के आपको क्या पता लग रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो कम है, बहुत बहुत कम है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, जो कि बहुत 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 ज्यादा कम है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी 3 से। तो ये ट्रेंड देख के हमें ये पता चलता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है। तो ये आप क्या बना सकते हैं? मान लीजिए x है,
F के साथ दोनों का 1 1, तो ये क्या बना लेगा XF, X है 1 है, ऑक्सीजन है 2 है, ये क्या बना लेगा X2O। फिर आपका है आपका X है और N है, इसकी वैलेंस से आपको पता है 1 है, इसकी 3 होती है, तो क्या बना लेगा X3N। तो तीनों ही बना सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following molecules central atom involves expansion of octet? ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब कि उसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे, ठीक है। जब भी वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट कहेंगे, ठीक है, या फिर उसको बोल दे कि इट इज एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट, ठीक है। मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था, सर ने आपको बेस्पर थ्योरी भी बताई थी, दोनों से ही हम ये कर सकते हैं, ठीक है। बेस्पर थ्योरी आपने नया पढ़ा है इसलिए उससे करते हैं। क्या आ रहा है आपका, अगर मैं ऑप्शन सी देखूं ClF3, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हाफ, इसके में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और ये क्लोराइड क्या है मोनोवैलेंट है, ये नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो तो गया है। एक सेकेंड रुको, कोई बात नहीं, मैं आपको उसे बता देती हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बता देती हूँ अगर नहीं हुआ तो। ClF3 है, क्यों बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके हो गए आपके, बताओ कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ आपका शायद तब भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 7 × 3 कितना हो गया 21 + 7 28, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अब क्या करोगे, सिंपल इसमें बॉन्ड बना दोगे, F F और F, कितना आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए आपके इसमें 22 बच गए। अब यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन कर दो, आउटर मोस्ट वाले सबका क्या करेंगे हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। बेटा लुईस डॉट तो हो गया ना, एक ही चीज पकड़ लेते हो, मैंने बोला दोनों से हो सकता है, वेस्पर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लुईस डॉट से करते हैं। लुईस डॉट मैंने बताया था, सबको याद है कैसे करना है लुईस डॉट में। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, फिर सब में बॉन्ड बना दोगे सिंगल सिंगल मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड, फिर क्या करोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जितना दोनों का डिफरेंस आ जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो काम आते हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के और उसके बाद भी बच जाता है तो वो लोन पेयर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोराइड सारे कॉर्नर एटम्स का क्या करेंगे हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ्लोराइड सारे खुश हो गए, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अभी भी दो पेयर बच गए, मतलब 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा क्या टोन पेयर। तो फ्लोरीन के अगर पास देखें तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 4 पेयर 7 8 9 10, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज एक्सपैंडिंग दी ऑक्टेट। आगे बात समझ में, अगर बाकी सब में देखें, बाकी सब में भी प्रैक्टिस करके देखो एक बार, मैं 1 मिनट दे रही हूँ सारे बच्चे बाकी सारे ऑप्शंस का बना के देखो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है बना लिया सबने, सिर्फ इसका क्या हो रहा था एक्सपेंशन हो रहा था ऑक्टेट का, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे, सुनो कुछ गलत नहीं है, बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है, ये जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। इतनी बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे कि जितना ज्यादा बॉन्ड का जो आपका इंटरेक्शन होगा ओवरलैपिंग होगा वो जितना एफिशिएंट होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखो जितनी
n की वैल्यू कम होगी, एक तो n की वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए, पहले बात करते हैं कि n की वैल्यू अगर सेम है, और दूसरी बात करेंगे n की वैल्यू अगर डिफरेंट है, ठीक है। n की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब कि ओवरलैपिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तो सबसे कम देखो 1s में क्या है, ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। 1s में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। अब आते हैं हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल पे, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। तो आपको पता है एस का शेप क्या होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। एस का शेप क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ना। और जबकि अगर हम देखें P की बात करें तो P क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। और S और S ये डिफरेंट भी था, और इसमें डायरेक्शनल है और इसमें दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है। इन दोनों में से बताओ किसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, फर्स्ट की ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा तो डायरेक्शन दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही क्लूलेस है, एक तो डिफरेंट है ऊपर से नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो फिर सबसे ज्यादा 1s की, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से इसका इंटरेक्शन, इसका ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर आपका आ जाएगा आपका 1s2p, फिर आएगा आपका 1s2s, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन दूं, इसका तो ऑप्शन आ गया आपका डी, लेकिन अगर मैं दूं 2s 2p 2p और 2s 2p, इसमें बताओ किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। टू पी दोनों डायरेक्शनल, देन 2s 2p, क्योंकि एक तो डायरेक्शनल है, अब इसमें क्या है, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है। इसमें मैंने 1s क्यों लिया था, क्योंकि 1s क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2p 2p, फिर 2s 2p एंड देन 2s 2s, ठीक है। देखो बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग कैसे होगी, जब उसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखोगे। समझो, बात को समझो, टाइप करना छोड़ दो सारे बच्चे, 1 मिनट, सारे बच्चे टाइप करना छोड़ो, सिर्फ मेरी बात सुनो। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, अगर ये एक है और ये दूसरा है, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे तो हम बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे। बॉन्डिंग एफिशिएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और वो कब होगा, जब डायरेक्शनल होगा। पहला पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट साथ साथ में लेके चलना है। लेकिन अगर मैं 1s और 2s की बात करूं, 1s और 2s की बात करूं, तो 1s क्या है, n लेस है, n लेस होने की वजह से इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और 2s की ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, हाँ, ठीक है। 1s एंड 2s। आगे बात समझ में, तो दोनों चीज देखना है आपको, n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि 2p 2p और 3p 3p, किसकी ज्यादा होगी अच्छे से बॉन्डिंग, 2p 2p की। बात समझ में आ गया, हमें दोनों चीजें देखनी है, एक तो वैल्यू ऑफ n भी देखनी है, और देखनी है कि डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया होगा सबसे। इनर्ट गैस है तो एक माइनस कर दोगे तो हेलोजन बन जाएगा, और एक और माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन फैमिली में से आ जाएगा, एक प्लस कर दोगे तो अल्किली आ जाएगा, एक और प्लस कर दोगे तो अल्कलाइन और मेटल आयन दोनों ही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बोथ है एंडी। सो द नंबर ऑफ, हाँ, इस क्वेश्चन में सारे बच्चों को डाउट था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ।
आपको ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं बोलता। SO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। Q कितना हो जाएगा इसका बताओ जल्दी से। Q कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 इंटू 3 18 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड बनेगा 6 और लोन पेयर आपका हो गया कितना 18, ठीक है। अब देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं। मैंने क्या बोला था, सल्फर अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये खुश नहीं है, 3 बॉन्ड दो, ये क्या करेगा, 1 दे देगा, इसको 1 दे देगा, तो यहाँ पे आपका बन गया क्या। इस टाइम पे भी ये थोड़ा खुश हो गया क्योंकि 4 भी बनाता है बॉन्ड, 4 बॉन्ड में भी सल्फर 4 कोवेलेंसी में भी खुश है, ठीक है। इसने एक शेयरिंग पे दे दिया 2 लोन पे। मैंने बोला कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर 6 लोन पेयर होगा, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर 6 लोन पेयर होगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, एक माइनस चार्ज आ जाता है। याद है, फॉर्मल चार्ज का भी आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है। अगर फॉर्मल चार्ज से भी निकालोगे तो भी इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर भी -1 आएगा, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड बना लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा आपका, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, पहला। दूसरा मैंने बोला कि आपका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगा, सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। और वो 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो, और इसके पास ऑप्शन है तो ये 6 बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस केस में 3 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। अगर आपसे करेक्ट मोर करेक्ट स्टेटमेंट, मोर करेक्ट पूछा जाए, सुन लो पहले, मेरी पूरी बात सुन लिया करो बच्चों पहले ही। अगर इसमें से मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो वाला। लेकिन अगर मेरे को लुईस का नाम देके फंसा दिया जाए कि बोले कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर पे जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि लुईस ने अपना सिंपल सा थ्योरी बताया था, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है और इसी वजह से फेल हुआ था, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर से आप ये जाएंगे, अगर मैक्सिमम स्टेबल आपसे पूछा जाए तो ये जाएंगे। वैसे ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, और अगर आएगा भी तो या तो मल्टीपल चॉइस में आएगा या फिर आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ये, लेकिन इफ वी गो विद द लुईस स्ट्रक्चर देन दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको इसका पीडीएफ में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बताओ बच्चों, BH4 के पास क्या कोई लोन पेयर होगा, BH4 के पास तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, वो सारे ही लोन पेयर खा जाएगा, ठीक है। आपको पता है CN के पास कितना लोन पेयर है, CN माइनस, CN माइनस का भी स्ट्रक्चर आपको पता है, 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं BF4 की बात करूं बच्चों, तो अब इसने गदर मचा दिया, क्योंकि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इंटू 4 करेंगे हम, ठीक है। तो 7 इंटू 4 28, और ये बोरॉन के पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बताओ, BF4 माइनस है तो 3, इसके आउटर मोस्ट में +1, कितना हो गया टोटल 32। ये बॉन्ड तो केवल 4 ही बना सकता है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आपके 8, लोन पेयर कितने बच गए इसके पास 24, मतलब बोरॉन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। मतलब अब ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट जितने भी फ्लोरीन है सबको 6 इलेक्ट्रॉन
बांट देगा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। और लोन पेयर कितना हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद कोई 6 4 से कितना होता है 24, 12 लोन। आगे बात समझ में, इसके ओवरऑल के ऊपर कितना माइनस चल। अब आते हैं हमारे हाइपोवैलेंट। अब मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज ऑफ केटायन और एनायन के टर्म्स में बताना है। बोलो, एनायन पे, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, सबसे छोटा, और केटायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। केटायन पे चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं AlF3 की बात करूं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कौन बनाएगा, AlF3 की बात करूं तो AlF3 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये बना है आपका Al+3 और फ्लोराइड -1 से, ठीक है। सो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनाइन का साइज क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो अब इसका जब भी आयनिक कंपाउंड में तो कभी ऐसा होता नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, आयनिक कंपाउंड में हमेशा क्या होगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और हाइपोवैलेंट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम, तो ये आपका हाइपोवैलेंट नहीं है। AlCl3 पर आते हैं, AlCl3 पर आए तो क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, आपका कोवलेंट। और जब ये कोवलेंट बनाएगा तो Al ने कितने बॉन्ड बना लिए, क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए, और 3 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास कितने 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है आउटोमोस्ट में, तो ये क्या हो गया बेचारा, हाइपोवैलेंट हो गया, ये तो हाइपोवैलेंट हो गया। HCO2 माइनस, इसका जल्दी से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, अगर इलेक्ट्रॉन भी देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है आपका कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, ठीक है। BeCl2 बनाए तो Cl2 अगेन ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, तो BeCl Cl, ये 2 ही बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, याद करो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो आप निकाल लो इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 6 लोन पेयर होगा, और 6 लोन पेयर का मतलब होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 1 माइनस चार्ज, ठीक है। ये सब आपको भी आ जाएगा विथ प्रैक्टिस, ओके। चलो 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसमें। इसको मैं दोनों तरीके, रिडॉक्स भी पढ़ लिया ना अपने, रिडॉक्स से भी निकालते हैं इसको। इसको रिडॉक्स से भी निकालेंगे, क्यों, देखो क्लोरीन पे कितना इस पे चार्ज है, +7, ठीक है। जितना ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो वो क्या करेगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। दिस हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, एक्सिस्टिंग इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो मैंने निकाल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन देना, मतलब प्लस चार्ज देना, तो कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा दे सकता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा हो। क्लोरीन के पास प्लस चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा प्लस चार्ज दे सकता है, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। आगे बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्यों देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, सबको पता है। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, 4 ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, अब ये क्लोरीन को अपने पास खींच के रखेगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा, और वो
दे देगा उसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो बोथ विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने निकाल लिया और विद ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपने देख लिया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से। क्लोरीन को वो क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन एक था तो क्लोरीन को थोड़ा खींच रहा था, ऑक्सीजन 2 हुआ तो थोड़ा और खींचा क्लोरीन को। ठीक है, ऑक्सीजन 3 हुआ थोड़ा और खींचा, ऑक्सीजन 4 हुआ थोड़ा और खींचा। अब क्लोरीन गिर गया, अब क्या OH बॉन्ड क्या हो गया, ये इसका अट्रैक्शन इसके तरफ हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। H क्या होगा, OH बॉन्ड लूज हो जाएगा, अलग कर दिया। ठीक है, देखो पैरामैग्नेटिक का आपको, देखो 9th क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक का आपने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया है। पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होता है पैरामैग्नेटिक, बताओ जल्दी। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो बस पहला स्टेटमेंट सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी तो आपको मोल कंसेप्ट में है, सब आपको पता है, सारे गलत है। ठीक है, ये कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे, इजी है। बी रॉन्ग नहीं है, सारे रॉन्ग ही तो पूछा है इसमें, बी रॉन्ग है, बी सी डी सब रॉन्ग है। चलो अब आते हैं डीपीपी 34 पर आते हैं। मैं इसके अच्छे क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको वो भी भेजा था, पीडीएफ भी भेजा था। देवांश गुप्ता, तो मुझे गुड आफ्टरनून ही बोलता रहे, और ये भी बैठे रहे, गुड इवनिंग हो जाए, गुड इवनिंग भी बोलते रहना, फिर गुड नाइट बोल के सो जाना। ये क्या बोल रही थी, मैंने आपको ना एक डीपीपी का वो भी भेजा था, सॉल्यूशन भी भेजा था, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा हो तो। ऐसे कैसे हो सकता है नहीं मिला, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली डीपीपी थी उसमें, इससे पहले वाला जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था उसमें मैंने भेजा है। नहीं भेजा तो आप ग्रुप में से किसी से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखो, फर्स्ट का मैं सिर्फ आंसर वाले का कर दे रही हूँ। XeOF2 कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताओ बेटा। किसी ग्रुप में हो ना, किसी बच्चे से पूछ लेना ग्रुप में। XeOF2 का कितना हो जाएगा, 8 + 6 + 14। Xe कितना हो गया आपका, ये 14 + 14 28। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 22। ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितने बच गए, 2 2 के पेयर और बच गए, मतलब 1 2 1 2। खुश, सबसे ज्यादा लोन पे इसी के पास हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बैच में है बेटा, आपको कौन सा बैच है, ऐसा कौन सा बैच है जिसमें मैं नहीं शेयर कर रही? जी बैच में मैं कर दूंगी, गुरुकुल वाले में भी किया था मैंने, यार कर दूंगी। अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं भी कर दूंगी। ठीक है, सारी बताने लगे आप, हो सके तो मुझे क्षमा कर लीजिएगा। सुन लो यार क्वेश्चन अब। अच्छा बताओ सिग्मा बॉन्ड कब बनता है?
सिग्मा बॉन्ड बनता है जब हेड ऑन ओवरलैप होता है, मतलब अलोंग द एक्सिस ओवरलैप होता है तो, और पाई बॉन्ड बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो। आगे बात समझ में, इतना बात तो क्लियर है सबको। और हेड ऑन या फिर उसको मैं बोल सकती हूँ अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तब हमारा बनता है सिग्मा। स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, इसीलिए सिग्मा बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब इसमें पूछ रहा है कि बाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई हमारा अप्रोच करे एटम्स, ठीक है, तो which of this set of orbital will not form pi bond, pi bond कौन नहीं फॉर्म करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें। पहला है आपका pz pz, तो ये हो गया आपका pz pz, तो ये क्या बनाएगा आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है आपका px px, px अलोंग द एक्सिस है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये अलोंग द एक्सिस है, px px क्या बनाएगा आपका, नहीं एक्सिस तो आपका ये है, सॉरी एक्सिस तो आपका ये है बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं है आपका, एक्सिस जो है रेफरेंस का वो एक्स नहीं है, तो ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ये देखें तो एक्सिस भी आपका क्या है पाई है, तो ये क्या बनाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और px और py है, px और py है, px और py क्या बनाएगा, px और py कोई बॉन्ड बनाएगा क्या, ये आपका px और ये है py, तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है, सो नो बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया होगा, थर्ड तो इजी था। फोर्थ में वही वाला हम देखेंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड बनेगा, फोर्थ पर आते हैं। देखो आपका क्या बोल रहा है कि 3D और 2P, बोल रहे हैं कि कौन कौन सा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। 2P में क्या होगा 2px 2py 2pz, और इसमें क्या होता है 3D xy d yz d zx d x स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर। अगर ये दोनों देखें तो ये क्या करेंगे आपके साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, 2pz और dz स्क्वायर 3dz स्क्वायर, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। पहला क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is least thermally stable? फिफ्थ मैंने बोला, इसको आप करोगे, मैं फिफ्थ का हिंट दे देती हूँ, डॉट स्ट्रक्चर बना के देखो इन सबका, ठीक है। फिफ्थ का ये डीपीपी थी, हाँ कंपैरेटिवली इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, लीस्ट थर्मली स्टेबल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी छोड़ो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी, और सबसे नीचे क्या आता है आपका टेल्यूरियम, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है।